Namaste everybody. This is our fifth class. हम इस क्लास में ये हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम ले चुके हैं। कल का जो क्लास हुआ था उसमें हमने एफर्मेटिव के कुछ सेंटेंसेस कराए थे और नेगेटिव के कुछ कराए थे। आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने वाले। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब सबसे पहले तो प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंटेरोगेटिव होता क्या है। देखो, पहली बात करें तो हम इंटेरोगेटिव क्या होता है, इसका काम क्या है? टू सीक इंफॉर्मेशन। सीक का मतलब है मांगना, डिमांड। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है उसका काम क्या है? टू सीक इंफॉर्मेशन, सूचनाएं मांगना। हिंदी क्या होगी इसकी? सूचनाएं मांगना। जैसे मैं आपसे प्रश्न करूं व्हाट इज योर नेम, तो मैं एक सूचना आपसे जानना चाहता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो इंटेरोगेटिव का काम क्या है? टू सीक इंफॉर्मेशन। दूसरी बात है, देखने में कैसा होता है। अगर हम दूसरी बात पे बात करें कि ये देखने में कैसा, हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव है? तो ये वर्ब से स्टार्ट होता है। अगर आप चाहो तो इस तरह लिख सकते हो कि HV से स्टार्ट होता है ऑब्लिक WH वर्ड से होता है, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। यानी HV या WH वर्ड से स्टार्ट होगा और उसका अंत कहां होगा? क्वेश्चन मार्क। यदि आपको वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है तो आपको क्या समझना है? ये जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव है। पहचान ये है इसकी। कार्य क्या है? दैट इज इंपॉर्टेंट, टू सीक इंफॉर्मेशन। सूचनाएं मांगना। आप कहां रहते हो, ये भी एक सूचना है। आप क्या करते हो, ये भी एक सूचना है। सूचना कलेक्ट करने के लिए, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। सूचना मांगने के लिए हम इंटरोगेटिव का प्रयोग करते हैं। देखने में कैसा होता है? HV या WH वर्ड से स्टार्ट होता है और पीछे क्वेश्चन मार्क होता है। एक सामान्य जानकारी इसकी इस तरह से। अब यदि हम बात करें कि इंटरोगेटिव जो है कितने प्रकार का होता है, देखें। इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोज क्वेश्चन और दूसरा होता है ओपन क्वेश्चन। इंटरोगेटिव को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है क्लोज क्वेश्चन और दूसरा है ओपन क्वेश्चन। इनके बारे में जानें। क्लोज क्वेश्चन क्या है? क्लोज क्वेश्चन ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर या तो यस, हाँ में हो, या फिर नो, ना में हो। क्लोज क्वेश्चन थोड़े से स्टैंडर्ड से ऊपर है। जिस प्रवेश में हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा, नहीं तो आगे की कक्षाओं में बड़ी दिक्कत आएगी। क्लोज क्वेश्चन क्या है? ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर या तो यस या फिर नो में हो। देखो, क्लोज का शाब्दिक अर्थ होता है बंद। ये बंद प्रश्न है।
बंद से मतलब है कि उत्तर देने वाले के पास ज्यादा विकल्प नहीं होते कि वो दुनिया भर की रामायण लिख दे, या तो उसको किसी उत्तर में हाँ करना है या फिर ना करना है। ओपन क्वेश्चन क्या होते हैं? ऐसा प्रश्न जिसके कितने ही उत्तर हो सकते हैं। ऐसा प्रश्न जिसके कितने ही उत्तर हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप क्यों पढ़ते हो, देयर आर सो मेनी आंसर्स, दुनिया भर के उत्तर आएंगे, हर छात्र उसका अलग अलग उत्तर लिख के देगा कि मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ता हूं, कक्षा पास करने के लिए पढ़ता हूं, और भी कोई आंसर हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप डॉक्टर एपीजे कलाम को जानते हो, मैंने आपसे प्रश्न पूछा, क्या, एग्जाम्पल की बात करें, क्या आप डॉक्टर कलाम को जानते हो? आपके पास विकल्प नहीं है, आप उत्तर क्या दे सकते हो? केवल या तो हां कर सकते हो या ना कर सकते हो। अगर हां करोगे तो यस कह दोगे, यस सर जानते हैं, ना करोगे तो नो कह दोगे, नो सर नहीं जानते हैं। ये होता है क्लोज क्वेश्चन। अगर मैं ओपन क्वेश्चन की बात करूं तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, आप क्या पढ़ते हो? इस प्रश्न के अलग अलग जवाब हो सकते हैं। कोई कहेगा इंग्लिश पढ़ता हूं, और कोई स्टूडेंट कहेगा हिंदी पढ़ता हूं, और कोई कहेगा मैथ्स पढ़ता हूं, ईटीसी, और भी हो सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न का कोई जवाब और नहीं हो सकता, या तो यस हो सकता है या फिर नो हो सकता है। इसलिए इन्हें हम क्लोज क्वेश्चन कहते हैं और इन्हें हम ओपन क्वेश्चन कहते हैं। ये एक, अभी हम सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव की। अब थोड़ी सी हम देखें एक मदद के लिए छोटी कक्षाओं में कि कैसे पहचाने सर कि ये ओपन क्वेश्चन है या क्लोज क्वेश्चन है। देखो, सामान्यतः ये जो क्लोज क्वेश्चन होते हैं ये एचबी से प्रारंभ होते हैं, ये किससे होते हैं? एचबी से प्रारंभ होते हैं। जबकि ओपन जो क्वेश्चन होते हैं इनकी अगर हम सामान्य जानकारी लेना चाहें, नॉट 100%, ये नियम भी 100% नहीं है, लेकिन एक 10वीं क्लास के स्तर पर हम इतना कोशिश कर सकते हैं कि इस तरह से पहचाने। ओपन क्वेश्चन की बात करें तो ये WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं। 100% सही नहीं है कि ये WH वर्ड से ही प्रारंभ होंगे, जरूरी नहीं है। मैंने आपसे कह दिया डिस्क्राइब योर डेली रूटीन, अपने दैनिक रूटीन का वर्णन करिए, तो कहां WH वर्ड आया? जबकि क्वेश्चन कैसा है? ओपन क्वेश्चन है। WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं। इस प्रकार से हमारे पास दो तरह के इंटरोगेटिव बने। फर्स्ट इंटरोगेटिव क्लोज क्वेश्चन, सेकंड इंटरोगेटिव ओपन क्वेश्चन। क्लोज क्वेश्चन ऐसा प्रश्न जिसके उत्तर यस या नो में दिए जा सकते हैं, किसी और तरह से नहीं दिए जा सकते। ओपन क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जिसके आंसर कितने ही हो सकते हैं, ये लिखने वाले की इच्छा पर डिपेंड करता है, उसके ज्ञान पर निर्भर करता है कि वो कितना उसके आंसर में लिखना चाहता है। ये हो गया आपका ओपन क्वेश्चन। अब हम आगे बात करें क्लोज क्वेश्चन की। क्लोज क्वेश्चन मैं समझता हूं अब समझ में आया होगा कि क्लोज क्वेश्चन क्या होता है।
क्लोज क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें इसके फॉर्मूला की, इसका फॉर्मूला क्या है, क्लोज क्वेश्चन का फॉर्मूला सूत्र, तो सबसे पहले हम एच बी लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ईटीसी लगाएंगे प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्लोज क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होगा, एच बी, सब्जेक्ट, B1, ऑब्जेक्ट, ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। कुछ सेंटेंसेस इसके देखें। क्या आप मुझे जानते हो, एक बार। दूसरा सेंटेंस, क्या तुम मेरी क्लास YouTube पर लेते हो। थर्ड क्वेश्चन, क्या आप कक्षा 10 में पढ़ते हो। फोर्थ क्वेश्चन, क्या वह रोज स्कूल आती है। और फिफ्थ क्वेश्चन, क्या पक्षी आसमान में उड़ते हैं। बनाइए सारे सेंटेंसेस। आप यहां वीडियो को पॉज करना, पहले बनाना, फिर मैं बना रहा हूं उसके बाद चेक करना। देखो वाक्य के प्रारंभ में क्या आ रहा है, सब में, तो सबसे पहले एच बी लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब सदैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। ये चीजें हम पिछले 4 दिन से पढ़ा रहे हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एचबी भी सिंगुलर लगेगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो एचबी भी प्लूरल लगेगी। क्या आप मुझे जानते हो, अंग्रेजी बनाओ इसकी, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, आप मतलब यू है तो क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब डू। एचबी लगा दी, इसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट डू यू, इसके बाद क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नो। अब क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे की अंग्रेजी मी, क्वेश्चन मार्क। डू यू नो मी। दूसरा वाक्य देखें, क्या तुम मेरी क्लास यूट्यूब पर लेते हो। क्या आ रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, तुम मतलब यू, तो क्या लगेगा, डू। इसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट डू यू, इसके बाद लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू यू टेक, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरी क्लास। क्या ऑब्जेक्ट है, मेरी क्लास, डू यू टेक माई क्लास। अब क्या बचा, ईटीसी, यूट्यूब, ऑन यूट्यूब, डू यू टेक माई क्लास ऑन यूट्यूब, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आप कक्षा 10 में पढ़ते हो। क्या आप कक्षा 10 में पढ़ते हो, तो वो डू। इसके बाद आप डू यू, पढ़ने की अंग्रेजी क्या है, रीड, डू यू रीड इन क्लास 10th, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, क्या वह रोज स्कूल आती है। अब सब्जेक्ट कौन है, वह, आती है मतलब सी है, तो क्या लगेगा, डज
सी, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब क्या है, कम, क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, टू, डज सी कम टू स्कूल रोज डेली, क्वेश्चन मार्क। क्या पक्षी आसमान में उड़ते हैं, उड़ते हैं, बिंदी आ रही है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। अगर बिंदी आती है पे पीछे तो सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। तो अंग्रेजी क्या बनेगी, डू। अब सब्जेक्ट लगाओ, पक्षी, बर्ड, डू, बर्ड। अब ये तो प्लूरल वर्ब एच भी है और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, जबकि आ रहा है पीछे है, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, प्लूरल। डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्वेश्चन मार्क। ये है आपका क्लोज क्वेश्चन। ओके, एक बार आप इसे लिखो। अब बात करते हैं ओपन क्वेश्चन की। यहां से पूरा महाभारत स्टार्ट होगा, सारी क्लास अब स्टार्ट होगी ओपन क्वेश्चन से। देखें ओपन क्वेश्चन क्या है। देखो ओपन क्वेश्चन WH वर्ड पर निर्भर करता है। पहले तो स्ट्रक्चर देखें हम इसका, स्ट्रक्चर किसका, ये ओपन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले क्या लगाएंगे, WH वर्ड लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो ओपन क्वेश्चन पढ़ने से पहले हैव ए ग्लांस ऑन WH वर्ड्स। ओपन क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले एक बार एक नजर WH वर्ड्स पर देखें कि WH वर्ड्स कौन कौन से हैं और क्या इनका अर्थ है। देखें तो WH वर्ड्स के बारे में जान ले थोड़ा सा। WH वर्ड्स, हु मतलब कौन और किसने, ये पूरे टेंसेस में हमें काम देंगे WH वर्ड्स। हु की फैमिली में आगे आता है हुज, मतलब किसका, किसकी और किसके। थर्ड है whom, मतलब किसको। whom का मतलब क्या होगा, किसको। आगे बात करें what, मतलब क्या। इसके बाद बात करें when, कब। where, कहां। इसके बाद बात करें हाउ, कैसे। हाउ मैनी, कितने। संख्या में। हाउ मच,
कितना मात्रा में, हाउ फार कितना दूर, दूरी के लिए, हाउ लॉन्ग कितनी देर, कितना या कितनी देर, समय के लिए, समयावधि के लिए। और एक बचा है विच, इसका भी अर्थ होता है किसका, किसकी, किसके के अर्थ में भी होगा, कौन सा, कौन सी के लिए भी होगा, etc। ये WH वर्ड्स हैं, एक बार आप इन्हें लिखें, उसके बाद इनको एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे। लिखने का तरीका बता चुके हैं आपको कि हमें क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, आराम से लिख लेना। आगे देखिए, अब एक एक WH वर्ड को हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम हु की बात करें, नंबर 1 पर ले लेते हैं हु को। हु मतलब कौन और किसने। हु की अगर हम बात करें तो हु का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा, हु प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस ऑब्लिक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। देखो, हु जो है ये सदैव सब्जेक्ट रहता है, सदैव सब्जेक्ट रहता है। दूसरी बात करें, इंसानों के लिए, इंसानों के लिए प्रयुक्त होता है। थर्ड, इसके बारे में हम जाने तो ये स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों के लिए उपयोग में आता है। तीसरा तथ्य, अगर इसके बारे में हम जाने, हु के बारे में आपको ये सारी जानकारी रखनी है अपने पास, तो ये एकवचन एवं बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। हु जो होता है सदैव कर्ता होता है, इंसानों के लिए आता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए आते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में पूछता है।
एक वचन एवं बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, या मैं ये कहूं कि पूरे टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा जब आप बेहतरीन प्रश्न बना सकोगे तो ही बेहतरीन उत्तर प्राप्त कर सकोगे। तो ये इनको पढ़ना बहुत अत्यधिक आवश्यक है और इनको डिटेल से पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, हम हु की बात कर रहे हैं। अब देखो हु के कुछ एग्जाम्पल्स हम देखें। आप ये विशिष्ट ध्यान रखें कि हु के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। सीधे या तो B1 लगेगा या B1 में एस या एस लगेगा। जहां आपको स्पष्ट नहीं पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वहां उसमें एस या ईएस ही लगेगा। जैसे देखो पहला एग्जाम्पल लें, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लगा देंगे, हु। अब देखो हु लगा दिया, मैंने स्ट्रक्चर एक बार कॉमन लिखा दिया, फिर भी हु का अलग से लिखा है। तो अब B1 लगेगा। B1 क्या है? पढ़ाना, टीच। अब देखो कोई एक ही बंदा पढ़ाएगा, अब दो भी हो सकते हैं लेकिन हम उसे एक ही मान के चलेंगे तो इसमें ईएस लगेगा। हु टीचेज इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट है। अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? हु टीचेज इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल देखें, गांव में तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? ऊपर से मिलता है जुलता है थोड़ा सा परिवर्तन के साथ। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा, हु, वही टीचर्स। अब देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक तो हिंदी और एक तुम्हें। दो ऑब्जेक्ट होंगे तो हमने कल आपको बता दिया था कि भाई जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो पहले किसे लगाते हैं? पहले लगाएंगे हम सजीव को, तुम्हें। तुम्हें की अंग्रेजी यू, हु टीचेज यू। अब दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा हिंदी। अब ईटीसी लगाओ, गांव में, इन द विलेज, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम हु के इनको बनाएंगे। अब मैं यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आपको इन्हें अंग्रेजी में बनाना है। इस बगीचे में फूल कौन तोड़ता है? पहला। दूसरा, रात को इस कॉलोनी में कौन घूमता है? रात को इस कॉलोनी में कौन घूमता है? तीसरा वाक्य, वहां रोज कौन जाता है? फोर्थ सेंटेंस, कौन इस कमरे को साफ करता है? पांचवा, इस
शहर में कौन तुम्हारी परवाह करता है। ये पांचों सेंटेंसेस आप बनाइए, 30 सेकंड प्रत्येक के लिए है, आप इन्हें बनाओ। चलो देखें, अपने अपने बैग चेक करो। इस बगीचे में फूल कौन तोड़ता है? हु प्लक्स द फ्लावर? इस बगीचे में, इन दिस गार्डन, इन दिस गार्डन। रात को इस कॉलोनी में कौन घूमता है? हु वॉक्स। देखिए यहां पर वॉक्स लगाना थोड़ा ठीक नहीं है, अगर आप रोम लगाओ तो ज्यादा बेहतर है, गलत तो नहीं है। रोम्स मीन्स भटकना। हु रोम्स, रात को इस कॉलोनी में कौन घूमता है, कौन भटकता है? हु रोम्स इन दिस कॉलोनी, हु रोम्स इन दिस कॉलोनी, रात को, एट नाइट। वहां रोज कौन जाता है? हु गोज देयर, हु गोज देयर। वहां रोज कौन जाता है? रोज और रह गया डेली, सॉरी। कौन इस कमरे को साफ करता है? हु क्लीन्स, हु क्लीन्स दिस रूम, हु क्लीन्स दिस रूम डेली। कौन इस कमरे को साफ करता है? हु क्लीन्स दिस रूम। इसमें रोज नहीं है तो डेली का प्रयोग नहीं करेंगे। इस शहर में कौन तुम्हारी परवाह करता है? हु, परवाह करने की अंग्रेजी क्या है? केयर्स। हु केयर्स यू। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम्हारी, यानी कि तुम। हु केयर्स यू, इस शहर में, इन दिस सिटी। हु केयर्स यू इन दिस सिटी। आप इसको एक बार उतार लो, उतार लिया होगा। अगला WH वर्ड देखें। देखो ये जो WH वर्ड हम पढ़ाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुज, हुज मतलब किसका, किसकी और किसके। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो पहले भी लिखा दिया हमने जब अभी WH वर्ड लिखाए थे। इसमें इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर। जो इसको समझेगा वो समझ लो कि अंग्रेजी जानता है, और जो इसको नहीं समझेगा वो इसको बहुत दिक्कतें आने वाली। देखो मैं 2 एग्जांपल लिख रहा हूं। किसका भाई कक्षा में रोता है, एक वाक्य। दूसरा वाक्य,
तुम किसके भाई को अंग्रेजी पढ़ाते हो? दो सेंटेंसेस। किसका भाई कक्षा में रोता है, तुम किसके भाई को अंग्रेजी पढ़ाते हो। किसका भाई, किसका भाई। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, चेंज करो इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। अब देखो, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका कोई भी परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका कोई भी परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ये तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, तब जाके समझ में आएगा। देखो, इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, इस वाक्य में वर्ब है रोना, ईटीसी है कक्षा, और रोने का काम कौन कर रहा है, किसका भाई। अच्छा, हुज करता क्या है, हुज के विषय में जानो। ये पोजेशन, अधिकार, संबंध, को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है। किसका भाई कक्षा में रोता है, अगर मैं यहां कह दूं राम का भाई कक्षा में रोता है, तो राम का भाई किस शब्द का उत्तर होगा, किसके भाई का। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन हुआ, किसका भाई। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड लाना है, तो हुज आ गया। हुज जब आ गया तो हुज के साथ ही भाई आएगा, हुज ब्रदर, हुज ब्रदर। अब देखो, बीप्स इन द क्लास, किसका भाई कक्षा में रोता है, हुज ब्रदर बीप्स इन द क्लास। अभी अंग्रेजी बना लेते हैं, फिर उस पर विचार करेंगे कि ये कैसे क्या हो रहा है। तुम किसके भाई को अंग्रेजी पढ़ाते हो, तो सबसे पहले WH वर्ड ही आएगा, हुज ब्रदर डू यू टीच इंग्लिश। हुज ब्रदर बीप्स इन द क्लास और हुज ब्रदर डू यू टीच इंग्लिश, ये है रहस्य। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर लिखा है WH वर्ड और HB। अब या तो स्ट्रक्चर गलत है या ये वाक्य गलत है, ना ही तो स्ट्रक्चर गलत है ना ही ये वाक्य गलत है। इसको समझने वाला छात्र अंग्रेजी समझता है, और जो नहीं समझ रहा है उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से बोर्ड की तरफ आप देखो, यहां तो हेल्पिंग वर्ब लगी, जबकि यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, सीधा B1 लगा और उसमें S लगा। क्यों हुआ ऐसा, क्या दिक्कत थी। WH वर्ड हमने तो स्ट्रक्चर इस तरह से पढ़ा है अब तक, कक्षा 9 तक की WH वर्ड लगा और H भी लगा दो। तो अब ये नया क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब यहां से कहां चली गई, इसके बारे में हम जाने। देखो, अंग्रेजी में एक यूनिवर्सल ऑर्डर होता है अंग्रेजी का, उसको हम सबोका के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी के अंदर एक यूनिवर्सल ऑर्डर है जिसको हम सबोका के नाम से जानते हैं। सबोका का मतलब क्या है, S का मतलब है सब्जेक्ट, वर्ब, B का मतलब है वर्ब, O का मतलब है ऑब्जेक्ट, C का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, और A का मतलब है एडवर्बियल्स।
अब हम बात करें, सबसे पहले अंग्रेजी क्या कहती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, कॉम्प्लीमेंट लगाओ और एडवर्बियल्स लगाओ। ये यूनिवर्सल ऑर्डर है, सार्वभौमिक क्रम अंग्रेजी का। छोटी कक्षा है, अभी से समझना बहुत टेढ़ा है, लेकिन कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, डिटेल से बड़ी कक्षाओं में पढ़ने को मिलेंगी चीजें, लेकिन यहाँ ये स्पष्ट होना चाहिए मस्तिष्क में कि यहाँ की हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई, जबकि यहाँ तो आ गई। अब यहाँ देखें, अंग्रेजी का जो शाश्वत क्रम है, अंग्रेजी जिस पर पूरी चलती है, वो है SBOCA। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा नियम है अंग्रेजी का कि SBOCA में हम अंग्रेजी को लिखें। दूसरी बात, हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, जैसे हम इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटरोगेटिव क्या कहता है कि सबसे पहले WH वर्ड लाओ, इसके बाद HB लाओ, फिर वगैरह वगैरह सारी चीजें ऊपर जो लिखी हुई हैं उनको लेके आओ। अब बड़ा नियम ये है, लेकिन इससे छोटा नियम ये है, और हम तो सबसे छोटे हैं, तो सबसे पहले इससे ही बात करेंगे, WH वर्ड से। आप, हमारी समस्या क्या है कि हमें सबसे पहले WH वर्ड ही लाना है। अब देखो, मैं आपको वापस ले चलता हूं हु पर। हु, कौन उसे कक्षा में पीटता है। अब इस कौन को देखो, और एक सेकंड, राम उसे कक्षा में पीटता है। फिर मैंने यहां कर दिया कौन उसे कक्षा में पीटता है, फिर कर दिया राम। क्या समझ रहे हो आप इससे? इससे हम ये समझ रहे हैं कि राम और कौन ये दोनों एक ही हैं, अर्थात सब्जेक्ट है वाक्य का। जब मैंने हु लगाया था तो मैंने कहा था B1 आएगा या B1 में SIS लगेगा, हु। अब हु चूंकि ये कौन क्या है, सब्जेक्ट, और यूनिवर्सल ऑर्डर क्या कहता है कि सब्जेक्ट लाओ, तो इसकी बात फॉलो कर रहे हैं हम, इसकी बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे? मान रहे हैं। इसकी भी मान ली और इसकी भी मान ली। इसने कहा WH वर्ड डालो तो WH वर्ड आ गया, और इसकी बात भी खराब नहीं हुई क्योंकि सब्जेक्ट लाना था, सब्जेक्ट भी आ गया, क्योंकि ये WH वर्ड यहां सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। तो सीधा वर्ब लगा दी। उसे कक्षा में कौन पीटता है? हु बीट्स हिम इन द क्लास। अब यहां देखो, हुज ब्रदर, अब यहां पर आ जाओ, ये हुज ब्रदर वाक्य का क्या है? सब्जेक्ट है। हुज ब्रदर किसका भाई कक्षा में रोता है? रोने का काम कौन कर रहा है? हुज ब्रदर किसका भाई। इसका मतलब ये जो WH वर्ड है ये वाक्य का सब्जेक्ट है, और इस सेंटेंस के अंतर्गत हमने बड़े भैया यानी बड़े नियम की भी अवहेलना नहीं की थी, सीधा सब्जेक्ट ही आया है आगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा सेंटेंस आप पढ़िए, तुम किसके भाई को अंग्रेजी पढ़ाते हो, इस वाक्य का कर्ता कौन है? यहां है प्रॉब्लम। इस वाक्य का कर्ता कौन है? तुम। अंग्रेजी पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? तुम। वाक्य का सब्जेक्ट है तुम। क्या पढ़ाते हो अंग्रेजी? किसको पढ़ाते हो? किसके भाई। ये किसका भाई यहां क्या है? वाक्य का ऑब्जेक्ट है। अब ये जो WH वर्ड है वाक्य में ऑब्जेक्ट बन के आया है। अब देखो, छोटे भैया तो ये कहते हैं कि WH वर्ड आगे लाओ, और बड़े भैया कहते हैं कि सब्जेक्ट लेके आओ। अब ये WH वर्ड जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, जबकि ये बड़े भैया बड़े स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? सब्जेक्ट लाओ। चूंकि हम इसके नीचे काम कर रहे हैं तो इसकी बात माननी पड़ेगी, लेकिन ये इससे भी बड़ा है। समस्या हमारे सामने ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत
बहुत से भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अब ये WH वर्ड जो है हमारा बैक का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट लगा दिया सबसे पहले, छोटे भैया की बात मान ली, इसने कहा था WH वर्ड, तो WH वर्ड तो लगाना पड़ेगा ना, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। अब दुर्भाग्य से हमारा WH वर्ड बैक का ऑब्जेक्ट है। अब इसकी अवहेलना हो गई, आना था सब्जेक्ट और आ गया ऑब्जेक्ट आगे। जब हम इस यूनिवर्सल ऑर्डर की अवहेलना करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा WH वर्ड सब्जेक्ट ना हो करके, जब हमारा WH वर्ड सब्जेक्ट ना हो करके इनमें से कोई बनकर आता है, इन तीनों में से, चूंकि ये नियम कहता है कि आगे ही आगे आएगा और ये कहता है कि सब्जेक्ट ही आएगा, तो इसका मतलब इसकी ये है जो नियम इसकी अवहेलना कर रहा है। अब बड़े की अवहेलना करना इसके बस की बात नहीं है, तो इसको जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना किसका देना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब का देना पड़ेगा। ऐसे नहीं आती चीजें, सबके नियम है, कहां से आ गई कैसे आ गई। इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में फाइन देना पड़ेगा, डू का, क्योंकि इसने गुनाह किया है। गुनाह क्या किया है? WH वर्ड को आगे ले आया और ये क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में फाइन भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। ग्रामर की भाषा में से इन्वर्जन ऑफ हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। हुज ब्रदर डू यू, अब देखो यहां सब्जेक्ट आ गया, टीच इंग्लिश, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस सारे तथ्य से हम क्या समझे, ये आगे भी आने वाला है, व्हाट में भी परेशान करेगा, विच के साथ भी ऐसा होगा। हम ये समझे कि जब कोई WH वर्ड सब्जेक्ट बन के आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसके इंटरोगेटिव में उस WH वर्ड के तुरंत बाद वर्ब आता है। और जब कोई WH वर्ड ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल्स बन के आएगा, यानी सब्जेक्ट बनकर नहीं आएगा, तो उस WH वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा, इन्वर्जन ऑफ हेल्पिंग वर्ब करना होगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। यह जुर्माना है इस नियम की अवहेलना करने का। मैं समझता हूं समझ में ये चीजें आपके आई होंगी। ये हुज वाला आप मोर देन 2 और 3 टाइम यहां से पीछे करके पढ़िएगा 2-3 बार, तब ये समझ में आएगा। 10वीं से बहुत ऊपर की चीजें हैं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, नहीं फिर कभी नहीं समझ पाओगे। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम इसके, देखो देखो एग्जाम्पल, किसकी मां चौराहे पर भीख मांगती है। एक दूसरा एग्जाम्पल, तुम वह किसकी मां को चौराहे पर खाना खिलाता है, खाना खिलाता है। वह किसकी मां को चौराहे पर खाना खिलाता है। किसकी मां चौराहे पर भीख मांगती है, वह किसकी मां को चौराहे पर खाना खिलाता है।
आप 1 मिनट ले सकते हैं, 30 सेकंड इनको बनाओ इनको। मैं समझता हूं बनाया होगा। देखो चेक करो, किसकी मां चौराहे पर भीख मांगती है? किसकी मां, वर्ब क्या है? भीख मांगना, ये वर्ब है। भीख मांगने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। सब्जेक्ट कौन? किसकी मां, तो ये वाक्य का सब्जेक्ट है। दूसरा वाक्य देखो, वह किसकी मां को चौराहे पर खाना खिलाता है? वर्ब क्या है? खिलाना। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। सब्जेक्ट कौन है? वह। सब्जेक्ट डूअर होता है, जो काम को करता है। खाना खिलाने का काम कौन कर रहा है? वह। किसको? किसकी या उसकी मां को। ये वाक्य का क्या है? एक और ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट हो गया। पहला वाक्य बनाओ, किसकी मां, हुज मदर। अब देखो ये बैक का सब्जेक्ट बन के आया है, तो सीधा B1 लगेगा और उसमें S लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है। हुज मदर बैक्स चौराहे पर, ऑन द क्रॉसिंग या फिर 4 व्हील्स। आप जो मर्जी आए इन दोनों में से लगा सकते हो। अब दूसरा वाक्य देखिए, इस वाक्य में हुज जो WH वर्ड है सब्जेक्ट बनकर आया है, जबकि इस वाक्य में ये ऑब्जेक्ट बनकर आया है, तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होगा। कैसे होगा? देखो, सबसे पहले लिखेंगे हुज मदर, हुज मदर। अब हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट वह है, तो इसके हिसाब से क्या लगेगा? डज ही। ये डज इसके हिसाब से लग रहा है, इसके हिसाब से नहीं लग रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी एचपी। हुज मदर डज ही। अब क्या आएगा? वर्ब बैक। हुज मदर, सॉरी, खाना खिलाता है। हुज मदर डज ही फीड। अब B1 लगेगा सीधा, ऐसे यस नहीं लगेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन हो चुका है। हुज मदर डज ही फीड। अब देखो, फीड का ही अर्थ क्या होता है? खाना खिलाना होता है। फूड लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऑन द 4 वेज क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम कहां हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन करेंगे, कहां हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन नहीं करेंगे, इसका प्रयोग हम करते हैं। अगर ये आपकी समझ में आता है, मैं समझता हूं इसको मोर देन 2 और 3 टाइम्स देखिएगा, तब जाके ये नियम समझ में आएगा। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। आगे आने वाले WH वर्ड में भी इसका खासा रोल रहेगा, जिस प्रकार से व्हाट और विच कराएंगे। ठीक है, इस क्लास के लिए इतना ही। WH वर्ड मुझे लगता है कि 3 क्लासेस में जाके पूरे होंगे डिटेल से। ओके, थैंक्स।